नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में चुनावी हलचल, चुनाव की तारीखें आने वाली हैं, कभी भी आ सकती हैं। उसको लेकर अभी से सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। नेताओं के बयान आ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी आज चौथी यात्रा भी शुरू कर दी है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान खूब चर्चा में है। वो बयान उन्होंने दिया है एक निजी चैनल को। लेकिन उन्होंने उनके इस बयान में उन्होंने कहा कि किसी को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि वो जिता के किसी पार्टी को सत्ता में ला सकता है। अब ये बयान किसके ऊपर था, क्यों था, इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट राधे श्याम जी हैं। तो शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, सीएम अशोक गहलोत जी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि वो एक पार्टी को किसी को सत्ता में ला सकता है जिता के? अम्बेश जी, अभी जैसे उन्होंने खुद ने उदाहरण भी दिया उसमें कि 1998 में जो है, जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस की 156 सीट जिता करके लाए थे। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है और ये कहा है कि उस समय भी उन्होंने किसी तरह का कोई घमंड नहीं किया। तो किसी को ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। इसका देखिए सीधा अर्थ तो सचिन पायलट से ही है, क्योंकि सचिन पायलट ये कहते रहे हैं कि भाई मैंने मेहनत की और जो है 5 साल तक संघर्ष किया, सड़कों पर लड़ाई लड़ी, तो उनके नेतृत्व में फिर 100 सीटें आई, वो 100 सीटें जिता करके लाए, तब सरकार बनी। यानी अब गहलोत साहब कह रहे हैं कि कार्यों को लेकर के, जो योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता वोट देती है, उससे पार्टी जीत करके आती है। इस बार भी 2023 के लिए भी वो ये कह रहे हैं कि जनता उनके कार्यों को देख करके और जो है सरकार अपने रिवाज बदलेगी, यानी कांग्रेस को वापस रिपीट करेगी, ये उनका सीधे तौर पर कहना है। और उनको अपनी योजनाओं का जो 5 साल तक उन्होंने लागू की हैं, विकास की जो यहाँ पर योजनाएं लाए और जनहितकारी योजनाएं जैसे वेलफेयर स्कीम से लाए, इन सब के तहत वो ये बात कह रहे हैं। अब इसमें लग ये रहा है कि देखिए आपस में तारतम्य नहीं है। केंद्र के लगातार प्रयास दोनों में सामंजस्य बिठाने के, सुलह कराने के रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अम्बेश जी ऐसे लग रहा है कि केंद्र के प्रयास भी सफल हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लेकिन अभी सर देखिए। एक बार मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे। मतलब मेरा एक दिमाग का भी सवाल आया कि जैसे गहलोत जी कहते हैं कि मुझे घमंड नहीं था। भाई आपको घमंड क्यों होगा? क्योंकि आप 156 जिता के लाए। आपने तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। आप कहते ना कि हम जिता के लाए लेकिन मुझे घमंड नहीं है। आपने तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बन गए। आप तो मुख्यमंत्री दावेदार भी नहीं थे, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को साइडलाइन करते हुए आप मुख्यमंत्री बन गए। तो भाई इसलिए शायद आपको घमंड नहीं होगा। अब पायलट तो यहाँ दावेदार थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देखिए अम्बेश जी, ये एक देखिए, ये एक अलग बात हुई। यानी घमंड करना किसी चीज पर, वो एक अलग बात है। और अपने अपनी सफलता के को हासिल करना और उस सफलता के बाद पद पे बैठना, ये एक देखिए दूसरी बात है। क्योंकि कोई भी राजनेता जब मेहनत करेगा तो वो निश्चित रूप से अपना फायदा देखेगा, कुर्सी पर वही बैठना चाहेगा। अब उसमें आपस के रस्साकसी, आपस के जद्दोजहद, आपस के लड़ाई, आपस के ताकत आजमाइश, ये सारे फैक्टर्स हैं। उस समय गहलोत साहब उसमें हावी रहे, जीत गए, सफल हुए, मुख्यमंत्री बने। और इस बार जो है
सचिन पायलट देखे 100 सीटें लाए लेकिन वो नहीं कर सके, पद प्राप्त नहीं कर सके। यानी कुर्सी तक पहुंचने में कहीं ना कहीं उनकी रणनीति में कमजोरी रही, खामियां रही, इसलिए वो जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब गहलोत साहब तो देखिए बहुत आगे की सोच करके चलते हैं, उनकी जो राजनीतिक दूरदर्शिता है वो इतनी कमाल की होती है। अब उन्होंने यहाँ से देखिए बाहरी लोगों को बुला करके राज्यसभा सदस्य बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यहाँ से बताइए उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनवाया। रणदीप सुरजेवाला को यहाँ से उन्होंने जो है राज्यसभा सदस्य। यानी उनकी कहीं ना कहीं ये रणनीति रहती है कि भाई आगे जब किसी तरह का कोई प्रश्न आएगा, कोई टकराव की बात आएगी, कोई दूसरा उनको जो है सुपरसीड करने की कोशिश करेगा, तो उनकी ये कवायद, ये ताकत, ये आगे काम आएगी। इसके वो इसलिए ऐसी गोटियां फिट करते हैं। अब यदि उस समय का हाल देखा जाए, जब 2020 से में ये बगावत का जो हुआ वाकया, उस समय तक सचिन पायलट भी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस तरह की कोई योजना वो आगे नहीं ला सके जो उनको अब काम आती। उप मुख्यमंत्री थे ना अब, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस तरह का कुछ कर नहीं सके। अब वो फिर गहलोत से भी सर, लेकिन सर उनको मिला भी तो एक एक पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया था। कोरोना काल उनके समय में 19-20 जब तक रहा, खैर उनको उसके लिए काफी तारीफ भी हुई सचिन पायलट के उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग ने काफी मनरेगा में काफी अच्छा काम हुआ। तो अब सचिन पायलट के पास दे भी तो कुछ नहीं रखा था, तो पायलट कर भी क्या सकते। तो शायद यही पायलट की लड़ाई थी कि भैया सब कुछ करने के बाद भी आपने मुझे कुछ दे ही नहीं रखा है। यही तो उनकी रणनीति में कमजोरी रह गई। देखिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद मांगा, उप मुख्यमंत्री पद लिया, तो हाईकमान के सामने बात उनको रखनी चाहिए थी ना कि भाई ये Exactly. विभागों का बंटवारा कैसे होगा, खाली एक पद ले लेने से क्या होगा। उस समय की देखो राजनीति का तकाजा ये कहता है कि उनको उस समय बाकायदा हर कोई मंत्री या हर कोई प्रभावशाली नेता जो है वो पहले विभागों के बंटवारे की बात करता है। जब राजनीतिक जो है साझेदारी की बात आती है तो उसमें सबसे पहले ये रखा जाता है कि भाई मेरे को कौन कौन से विभाग मिलेंगे, और फिर सुप्रीमो होने के बाद तो चाहे कोई भी विभाग नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी ने कौन सा विभाग ले रखा है देखिए आप अपने पास। पिछली बार भी कोई केजरीवाल ने विभाग, देखिए केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कुछ भी नहीं है उनके पास, भ्रष्टाचार में कोई फंसते हैं, विभाग उनके बाकी के मंत्री फंसते हैं। को, तो कोई विभाग नहीं ले रखा देखिए केजरीवाल जी ने। यानी जी। तो मेरे मेरे कहने का यही तो तात्पर्य है कि सचिन पायलट जो है उस समय की जो राजनीतिक जो जरूरतें थी, जो राजनीतिक जो है निर्णय थे, उनमें कहीं ना कहीं देखिए कोई खामी तो रही। इसलिए केवल एक पीडब्ल्यूडी लेकर के उनको वो संतुष्ट हो गए, और फिर उन्होंने ऐसा मान लिया कि अब उप मुख्यमंत्री हो तो उप मुख्यमंत्री के नाते जो है सरकार में पूरी तरह तुम्हारी भागीदारी रहेगी। लेकिन ऐसा फिर मुख्यमंत्री रहने नहीं देते, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी उनके पास रहती है अंग्रेज जी। वो सीधे तौर पर सीएस को कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी को, कि भाई ये काम जो है मेरे कहने से होंगे और ये जो है डायरेक्ट मंत्रियों के इनके कहने से कर दो। तो उसमें एक प्राथमिकता तय कर देते हैं वो कि इस तरह के कार्य जो है वो मेरे पूछे बिना नहीं करने। और जब ऐसे हो जाएगा, बताइए फिर उप मुख्यमंत्री क्या करेगा, वो तो एक शो पीस ही तो बन करके रह जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं लेकिन उस समय ऐसा। हाँ, हाँ हाँ सर एक बताइए। चीज ये भी है, जैसे कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मुझे घमंड नहीं है। अभी आचार्य प्रमोद जी एक दूसरे चैनल में बैठे थे, किसी चैनल में, तो उन्होंने उनसे उनके सामने भी ये सवाल किया गया कि भाई अशोक गहलोत जी आप सचिन पायलट के समर्थन में क्यों हैं, राजस्थान में आप क्यों सपोर्ट करते हैं। तो और अब तो उनको सीडब्ल्यूसी में पद भी मिल गया। तो आचार्य प्रमोद जी ने कहा कि देखिए पहले किसी का गला काट दो, उसके बाद ऑपरेशन कर दो। तो पद मिलना तो वही बात हो गई, पहले आपने पायलट को काट दिया, उसके बाद 2003 में भी तो 2013 में
जब आप 21 सीटों पर आए तब तो आप ही की सरकार थी, आप ही के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तो उसका क्रेडिट भी तो आप ही को जाएगा। निश्चित रूप से जाएगा। अब वो तो टोटली फेल्योर था, यानी मतलब 5 साल आप शासन में रहे, उसके बाद में इतने बिल्कुल पार्टी इस तरह से जो है जीरो हो जाना, 21 सीटें जो, तो वो जीरो होना ही तो हुआ। अब ऐसे में आप देखिए, मतलब गहलोत साहब की एक बात ये रही है कि वो कभी भी राजनीति में समझौता नहीं करते हैं। मतलब ये उनकी एक बड़ी वो है। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब कैडर बिल्डिंग का काम चल रहा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो वो दौर 86-87 का वो दौर था, 1986-87 का। तो उस समय एक ये उसमें व्यवस्था थी कि जो कैडर बिल्डिंग यस। प्रोग्राम के जो महासचिव हैं एआईसीसी के, वो हर स्तर पर उनका एक जो कैडर बिल्डिंग प्रोग्राम से जुड़ा उनका जो कार्य करता है, वो वहाँ का महासचिव होगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में है तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में वो महासचिव होगा, प्रदेश स्तर पे है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव होगा। इस तरह की एक व्यवस्था थी, लेकिन गहलोत साहब ने उसको नहीं माना। वो मानते ही नहीं थे उनको कि नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है इनकी। तो यानी ये उनकी एक, देखिए, राजनीतिक उनकी ये रणनीति रहती है, और उसमें वो समझौता नहीं करते हैं। तो यही बात अब है कि वो अब टिकटों का, जैसे देखो टिकटों का जो अभी जो दौर चल रहा है कि भाई किस किस को टिकट दी जाए, कहाँ कहाँ से टिकट दी जाए, उसमें भी वो यही है कि उनकी कोशिश ये है कि उनके सब लोगों को टिकट मिलनी चाहिए, और चाहे किसी के कोटे में कोई टिकट मिले नहीं मिले, लेकिन उनके आदमियों को सबको टिकट मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इसीलिए अब निर्णय नहीं हो पा रहा कि वास्तव में कहां से किसको जो है टिकट दी जाए। तो इसलिए अब देखिए सर, मेरे ख्याल से टिकट के, हाँ अब अम्बेश जी आप देखिए कि एक सेकंड आप देखिए कि केंद्र में चुनाव समिति का गठन किया गया है, राजस्थान से एक भी उसको जो है किसी नेता को किसी उसमें नहीं लिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को बताइए उसमें जो है लिया गया है। फिर राजस्थान से तो कम से कम किसी ऐसे कद्दावर नेता को लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि केंद्रीय जो हाई कमान कांग्रेस का है उसको भी कहीं ना कहीं ये परेशानी है, और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि किस तरह से इनको जो है आपस में इनमें सामंजस्य बिठाया जाए। अब सारा अब रणदावा जी ने और जो है सबने आकर के देख लिया है, लेकिन वो हिसाब बैठता दिख नहीं रहा कि आपस में इनमें कोई सुलह हो जाए और फिर ठीक से टिकटों का बंटवारा हो जाए, और जो लोग वास्तव में जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो पार्टी की नैया पार कर सकते हैं, उनको टिकट मिल जाए। मतलब पूरी आपस में दोनों गुटों की रस्साकसी लग रही है कि नहीं अंदर तौर पे, ये तो एक अलग बात है, लेकिन लग रही है, क्योंकि वरना नहीं तो आप बताइए टिकटों के लिए निर्णय हो नहीं जाता। सर, अब इसको ये रस्साकसी बिल्कुल है, और मेरे ख्याल से आला कमान ने जितनी बार भी ये कोशिश करी है इस पे पर्दा डालने की, ये उससे कहीं ज्यादा दोगुनी स्पीड में चीजें बाहर आई है। देखिए, जब 27 मई को, जब भाई 15 मई को पायलट ने सब पूरा आंदोलन किया, अनशन किया, पद यात्रा निकाली, उसके बाद 27 मई को दिल्ली में बैठक होती है कि भाई नहीं ठीक है, दोनों नेता साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद फिर मई 27 मई के बाद फिर प्रदेश में उठापटक चालू होती है, फिर गहलोत वर्सेस पायलट वाली अदावत शुरू होती है। 6 जुलाई को फिर आपको अपने नेताओं को दिल्ली बुलाना पड़ता है, फिर आप बैठक करते हैं, फिर समझौता करते हैं, फिर बयान आता है कि नहीं भाई अब हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर उसके बाद भी देखिए, हाँ अभी बीते दिनों ही हम लोगों ने इस पे डिबेट भी करी थी कि किस तरह से गहलोत जी ने बैठक के बाहर आके, जहां सचिन पायलट भी उनके साथ थे, उस बैठक से बाहर आके उन्होंने 2020 का जिक्र किया, बीजेपी पे सरकार गिराने का आरोप लगाया। अगर आप 2020 में बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हैं तो
बगावत तो आपके ही 20 नेताओं ने करी थी ना। मतलब कहीं ना कहीं आप उन नेताओं को उसका दोषी मानते हैं, बीजेपी में शामिल मानते हैं। अब उसके बाद ये जो गहलोत जी का हालिया बयान आ गया कि नहीं भाई, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, मैंने तो 156 सीटें जीता इसलिए मैंने घमंड नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपने आला कमान के सामने बैठ के एक फ्रेम सेट कर दिया कि नहीं भाई हम ठीक है, हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में आकर धरातल पर उतर कर आप वही काम करते हो जिससे आपके नेता बगावत करते हैं। आप बयान ऐसे देते हो जिससे आपके नेता बगावत करते हैं। अभी देखिए कल अशोक चांदना ने भी ट्वीट किया कि वो आज कलेक्ट्रेट पे बिजली कटौती को लेकर धरना देने वाले थे। अब उन्होंने वो आज की डेट चेंज करके 8 तारीख कर दी है। तो अशोक चांदना तो इनके बड़े खास हैं, अशोक गहलोत जी के, वो भी बगावत पे उतर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके बयानों को लेकर जो बार बार हमें ये दिखाया जाता है कि नहीं भाई ये मीडिया करा रहा है। भाई मीडिया कहाँ करा रहा है, बयान आप दे रहे हो, विरोध आपके नेता कर रहे हैं, हम तो वही दिखा रहे हैं जो आप कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो एक नेताओं की फितरत है कि जो बात उनके गले नहीं उतरती है या जो उनके लिए अनकंफर्टेबल होती है तो वो उसको सारा वो मीडिया के सर पे मढ़ देते हैं। ये तो ये तो जो है नेताओं की पुरानी आदत में शुमार है। और उससे उसमें चाहे कोई भी हैं, किसी भी पार्टी से हैं, आखिरकार सारा जो है वो मीडिया के सर मंडते हैं। अरे सर, आज दोपहर में आप जुड़ नहीं पाए थे। दोपहर में बीजेपी से एक प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा भाई ये राजे मतलब 2003 में 2013 में राजे ने अकेले यात्रा करी, 2023 में आपको क्यों जरूरत पड़ गई कि आपको 4 यात्राएं निकालनी पड़ी तो अंदर करने। तो उन्होंने कहा नहीं ये मीडिया की बनाई हुई कहानी है। तो बीजेपी में आज ही ये कांड हुआ, उस वक्त आप जुड़ नहीं पाए थे किन्हीं कारणों की वजह से। तो मैंने कहा आपको बता दो। चाहे उसमें, जी चाहे मैं बता रहा जी हूँ ना कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और आप देखे अरविंद केजरीवाल आए दिन मीडिया पर आरोप लगाते रहते हैं कि मीडिया जी कवरेज नहीं देता, मीडिया कवरेज। अब उनसे बताइए, कोई पूछे कि भाई आप जो है दो दो स्टेट में आ गए, आपकी ये पूरे देश में जो है लोकप्रियता बढ़ी, तो ये सब किसके पीछे बढ़ी? मीडिया का कोई रोल नहीं है क्या? मीडिया आपको इतना कवरेज नहीं देता तो आप बताइए कैसे इस स्टेज तक पहुंचते? लेकिन लेकिन क्या है कि ये तो इनकी फितरत में शुमार है अंबेज जी। और जी मीडिया पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मीडिया तो अपना काम कर रहा है। मीडिया तो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसको जनता भी देख रही है। बताइए, मीडिया पर जनता का विश्वास नहीं होगा तो फिर मीडिया कैसे काम करेगा? जनता का तो विश्वास है। अब इन नेताओं का चाहे है चाहे नहीं है, ये कुछ भी कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा बताइए आप? मैं तो सर अपने व्यूवर से और कहना चाहूंगा कि भैया टीवी 9 राजस्थान आप देखें, प्रीवियस में जाए, हमारी खबरें देखें। ना हमें सचिन पायलट से मतलब है, ना हमें अशोक गहलोत मतलब है। जो जो करेगा, जो जो कहेगा, टीवी 9 राजस्थान वही दिखाएगा। उसमें कोई मिर्च मसाला टीवी 9 राजस्थान नहीं इस्तेमाल करता है। और ना ही और चैनलों की तरह हम खुद से किसी को सीएम का वो दावेदार बना रहे हैं। भाई नतीजे आपकी तरफ से निकल के आते हैं, सर्वे आपकी जनता ही देती है, जनता की उस पर हम बात करते हैं। जी सर, आप कंप्लीट करें सर। हाँ, नहीं सही है अम्बेश जी। अब अब आज जैसे गोगामेड़ी में जो जी सर। परिवर्तन यात्रा का आज श्री गणेश हुआ, अब इनके लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी होती जा रही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जैसे कल तक ये सोच रही थी कि भाई वसुंधरा के इसमें ट्यूनिंग नहीं है, वसुंधरा राजे दूर है। आज का तो वहाँ का आप सीन देखिए, वसुंधरा राजे वहाँ पर गोगामेडी थी, फिर नितिन गडकरी वहाँ पर थे और बड़ी भारी संख्या में लोग जुटे, कार्यकर्ता, कितनी भीड़ थी। तो चारों तरफ की जो ये 4 यात्राएं, परिवर्तन यात्राएं अलग अलग जगह से निकल रही हैं, ये कांग्रेस को सावचेत तो करेंगी। यदि इनका आपस में ऐसे ही झगड़ा चला तो ये नुकसान तो देखिए कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कोई पार्टी में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। बड़ा वो होता है जो सबको साथ लेकर के चले, बड़ा वो बनता है अम्बेश जी। आज यदि गहलोत साहब अपने आप को बड़ा मानते हैं तो फिर देखिए उन्हीं का ये दायित्व है,
उनके पार्टी को आगे ले जाना, उसको जिताना, वापस सरकार रिपीट करना, ये उन्हीं के जिम्मे है। अब इसमें वो ये देखेंगे कि केवल अकेले वो इस तरह का ये कर सकते हैं और पार्टी को जो है चुनाव जिता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए ही परेशानी का सबब बनेगा। अब ऐसे में अब समय बहुत कम रह गया है। देखिए, दिसंबर में चुनाव होने हैं, दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं। अब उसके लिए हालांकि अब हाईकमान भी कोशिश कर रही है। कल जो है बड़ी मीटिंग है, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें आ रहे हैं, ये सारे पायलट साहब भी उसमें, सचिन पायलट भी उसमें जाएंगे, जैसा कि समाचार मिल रहे हैं। गहलोत साहब भी उसमें जाएंगे, फिर रणदावा जी भी उसमें रहेंगे, यानी सारे दिग्गज नेता उसमें एकत्रित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि भाई इस तरह से जो है कांग्रेस को एकजुट किया जाए, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और एक बड़ा मैसेज पब्लिक को दिया जाए कि भाई कांग्रेस एकजुट है। लेकिन अब ये देखना है कि हाईकमान कोशिश तो कर ही रहा है, पिछले कई महीने से कर रहा है। और राहुल गांधी ने तो खुद ने कहा था कि भाई गहलोत और सचिन पायलट दोनों पार्टी की असेट हैं, उन्होंने तो दोनों को असेट बताया। तो ये कोशिश तो ऊपर से चल रही है, लेकिन अब इनमें कितनी आपस में समझाइश वो पैदा कर पाते हैं, कितना। ये अम्बेश जी, ये कहाँ का ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये मारपीट का ये सर, ये जो अभी ये टिकट बंटवारे में जो जो ये मंथन चल रहा था, जहाँ पर्यवेक्षक जा रहे थे, ये अजमेर का था सर। हाँ, अजमेर, अच्छा अजमेर का था ये। अजमेर, उदयपुर, सब जगह का मिक्स है। जहां जहां भी पर्यवेक्षक गए वहां वहां इनका झुंझुनू, इन सब बहुत तस्वीरें साथ में चल गई सर। जी जी। तो अम्बेश जी, इसलिए ये है कि अभी तो इनको सामंजस्य देखे, गहलोत साहब को यदि वास्तव में रिपीट करना चाहते हैं तो इनको पायलट को साथ लेकर के चलना चाहिए। इस तरह के जो ये बयानबाजी है। परसों 7 तारीख को सचिन पायलट का बर्थडे है। आपको क्या लगता है इस बार भव्य आयोजन सरकार की तरफ से होगा कुछ? क्योंकि पायलट का अभी तक तो कोई ट्वीट वगैरह आया नहीं है, ना ही कोई साजो सज्जा हुई। जैसे पिछली बार आप याद करिए, जब 2022 में कैसे उनके यहाँ हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगी थी। इस बार लगता है कि पायलट के बर्थडे पर कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, अभी तक तो इस तरह के कोई समाचार देखने को मिल नहीं रहे। और फिर सरकार का जहां तक सवाल है, तो देखिए सरकार तो करेगी नहीं ऐसे। भाई सरकार क्यों करने लगी? वो सरकार के किसी पद पे नहीं है, फिलहाल सरकार के पद पे थोड़ी है। ठीक है, एमएलए हैं और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, तो वो एक संगठन का कार्य है। अब कांग्रेस पार्टी यदि करती है संगठन के, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के नाते यदि पार्टी करती है या उनके समर्थक करते हैं तो ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन सरकार तो करेगी नहीं। सरकार क्यों करेगी? क्योंकि सरकारी किसी नहीं पद पे वो है सरकार नहीं। सर, मैं थोड़ा अपने शब्द पूरे नहीं कर पाया था। मतलब जैसे देखिए ना, जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी तो पायलट के पोस्टर उतरवा दिए गए थे। तो 7 तारीख को, अगर 6 तारीख को कल से पोस्टर लगने लगते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस बार की पोस्टर उतरवाए जाए? देखिए, इस समय यदि पोस्टर उतरवाए गए तो उसका मैसेज तो बहुत गलत जाएगा। राजधानी में जी। जैसे जैसे गहलोत साहब दावा कर रहे हैं कि 156 सीट लेकर के सरकार रिपीट करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं एक चुनौती बड़ी खड़ी हो जाएगी। इस समय देखिए, सचिन पायलट को साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो यह है कि उनके जो जातीय जो वोट बैंक उनका है, वो कई सीटों के परिणामों को प्रभावित करता है। जो गुजर मतदाता हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां वो प्रभावित करते हैं। बेशक अधिक संख्या में जीत करके नहीं आते, शायद लेकिन इसीलिए सर, जब जब देखिए ना 11 जून को जब इनके राजेश पायलट जी की जयंती मनाई गई थी, तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है सचिन पायलट आज नई पार्टी का ऐलान कर दे, हो सकता है पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दे 11 जून को। उसके बावजूद भी
गहलोत सरकार के मौजूदा 6 मंत्री उसमें जयंती में शामिल होने पहुंचे थे। हाँ और ये कहा गया कि शायद भाई ये गुजर वोट बैंक अपना, क्योंकि वो सब बिलोंग करते थे जो गुजर इलाके से, वो मंत्री, तो उसको भी इस एसेट से भी जोड़ के देखा गया कि भैया कि गुजर वोट बैंक पायलट के पास है और इसलिए ये 6 मंत्री वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल उनके तो उनका अम्बेसिड देखिए, उनका चुनाव सीधे तौर पर प्रभावित होता है। अब आप देखिए जैसे राजेंद्र गुड्डा हैं, राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। यदि गुजर मतदाता उनसे दूर कर दिए जाए तो फिर यहाँ उनका चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ करीब जो है 20,000 गुजर मतदाता हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो उनके अपने जातीय वोट जो है मिल जाते हैं, फिर ये मिल जाते हैं, गुजर मिल जाते हैं, एससी के मिल जाते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए उनको किसी पार्टी की टिकट की जरूरत नहीं रहती है, न कांग्रेस की, न बीजेपी की। वो बसपा का, जिसका यहाँ को इतना कोई प्रभाव नहीं है, उसकी टिकट पे ही वो जीत जाते हैं। तो ऐसे ही दूसरे मंत्रियों के साथ है, दूसरे जो और विधायक उनके साथ भी है कि यदि गुजर मतदाता उनका साथ नहीं दे, नाराज हो जाए, तो फिर चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस सारे इसके मद्देनजर सचिन पायलट को साथ रखना घाटे का सौदा नहीं है। अब उस समय ये इनको दोहरी रणनीति थी। देखिए उस समय भी मैंने एक बात कही थी यहाँ अपने टीवी इस चैनल के माध्यम से कही थी। वो जो 11 जून की जो घटना थी, वहां पर जो इन्होंने इतनी भारी संख्या में सचिन पायलट ने लोगों को एकत्रित किया स्वर्गीय राजेश जी पायलट की उस पे, जयंती उस दिन एक तो ये है कि 6 जो मंत्री वहां भेजे गए, उसमें ये था कि भाई सचिन पायलट के साथ कांग्रेस खड़ी है, देखिए सरकार भी खड़ी है, और सुलह का यानी सुलह के सारे रास्ते जो है वो अभी खुले हैं। नेटवर्क इशू मुझे लगता है आ गया है, इसीलिए राधेश्याम सर से हमारा संपर्क थोड़ा सा रुका हुआ है। हम इंतजार करेंगे। खैर हम लोग चर्चा कर रहे थे पायलट की जरूरत की, कि पायलट की जरूरत और घमंड किसे कितना है। अब सचिन पायलट ने 2018 में 100 सीटें जिताई। अशोक गहलोत जी ने का कहना है कि 1998 में उन्होंने 156 सीटें जिताई थी। फिर 156 का दावा है कि वो 2023 में 156 सीटें जीतेंगे, सरकार को रिपीट करेंगे। सरकार रिपीट होती है या नहीं होती है, ये तो 2018 में जयपुर की जो राजस्थान की जनता तय करेगी। फिलहाल अब जिस अदावत पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पर्दा गिर चुका है, आला कमान जिसको लेकर बार बार दिल्ली में बैठक बुलाता है, दोनों नेताओं की चर्चा होती है कि सुलह हो गई है, फिर ये तस्वीरें, जिस तरीके से तस्वीरें आए या जिस तरीके से बयान आए, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है। अब सेम कंडीशन बीजेपी में भी है। बीजेपी में भी वसुंधरा राजे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। अब बहरहाल वो अभी अपनी यात्रा में वापस, उनको जिस तरीके से चारों दिन वो शामिल हुई, चारों दिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, जिस तरीके से केंद्र से आए नेताओं ने उनकी तारीफें की, उससे तो ये कहा जा सकता है कि नहीं भाई, वसुंधरा जी को साइडलाइन नहीं किया गया है, उनकी जरूरत है और आला कमान उनकी जरूरत को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तब इसीलिए भले ही वो सीएम फेस ना घोषित कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान को लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनके लिए एक जरूरत चेहरा है। अब वो चेहरा क्यों है, इसके पीछे भी हम कई बार आपको वजह बता चुके हैं कि 2003-2013 में जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने अपनी यात्राओं के जरिए राजस्थान का मंथन किया, उसके नतीजे रहे। 2003 में वो अशोक गहलोत जी 156 सीटें लेकर चुनाव जीते थे। तो 1998 में
2003 में वसुंधरा राजे एक नया चेहरा थी, केंद्र मंत्री जरूर थी, लेकिन हाँ वो राजस्थान की राजनीति के लिए एक नया चेहरा थी। उसके बावजूद भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दिल्ली से भेजा गया। वो कैबिनेट में मंत्री थी, अटल बिहारी सरकार में मंत्री थी, उनको भेजा गया। वो राजस्थान आती हैं, एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करती हैं। वो 200 की 200 विधानसभाओं में जाके जनता से संवाद करती हैं, जुड़ती हैं, बात करती हैं, और नतीजा रहता है कि वो 2003 में 120 सीटें लेकर अपनी सरकार बनाती हैं, बहुमत की सरकार बनाती हैं। 2008 में फिर चुनाव आते हैं, फिर कांग्रेस बीजेपी का आमना सामना होता है। इस बार अशोक गहलोत बाजी मारते हैं और सत्ता पलट जाती है, कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। यहाँ पर चलिए हमारे साथ राधेश्याम जी सर दोबारा जुड़ गए हैं। सॉरी सर, वो कुछ नेट कनेक्टिविटी से कट गया था। जी सर। हाँ, नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। हम्म। हाँ, तो जो मैं जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि भाई अब वहां पर जो है देखे इनको एक ये महसूस कराया गया उसमें 11 जून को सचिन पायलट को। उस दिन मैंने कहा था इस डिबेट में कि उस दिन जी सर। यदि सचिन पायलट जैसा की अपेक्षा थी लोगों की कि कोई नई घोषणा करेंगे, चाहे वो नई पार्टी की करेंगे या कांग्रेस छोड़ने की करेंगे या जैसा भी एक उस समय का जो माहौल था, लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इनके यदि आगे पायलट साहब को कोई राजनीतिक उपलब्धि कोई बड़ी नहीं होती है तो फिर वो एक राजनीतिक जो है ऐतिहासिक भूल उनकी मानी जाएगी। क्योंकि आप देखिए उन्होंने एक माहौल बना दिया था ऐसा। अजमेर की उनकी जो यात्रा थी जयपुर तक की, उसने खुले तौर पर पूरे राजस्थान में एक राजनीतिक सरगर्मियां दे दी थी, एक माहौल पैदा कर दिया था। पूरा युवा उसके लिए तैयार हो गया था, नए सिरे से सोचने के लिए राजस्थान का जनमत उस दिन तैयार था। लेकिन सचिन पायलट ऐसा नहीं कर पाए। तो उस दिन गहलोत की ये रणनीति सफल हो गई। यदि उस दिन सचिन पायलट ऐसा कर देते तो फिर गहलोत साहब के सामने कोई विकल्प नहीं नहीं बचता। सर मुझे लगता है कि जो इनका पूरा वो यात्रा थी, संघर्ष संकल्प यात्रा, वो शायद इसका वेट कर रहे थे कि हम जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर में हमारे साथ कितने लोग जुड़ते हैं, उसके बाद हम कुछ ऐलान करें। क्योंकि देखिए 2020 में जब पायलट ने बगावत करी तब ये मतलब उससे पहले ये कहा जा रहा था कि पायलट के समर्थन में शायद 30 विधायक हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वहां पे सिर्फ 19 विधायक पहुंचे, इंक्लूडिंग टू पायलट। उसी तरह मतलब ये हुआ कि हाँ आप या शायद यहाँ पे ये पायलट साहब ये चेक करना चाह रहे थे कि पहले देखें कि हमारी ताकत कितनी है। नतीजा क्या रहा कि यहाँ पे भी आप देखो तो इनके पास 14 मौजूदा विधायक, 5 से 6 पूर्व विधायक, और राजेंद्र गुढ़ा, हेमाराम चौधरी, और दो दो मौजूदा मंत्री। मतलब यहाँ पे 2019-20 की तुलना में पावर और कम हो गई थी। वहां फिर भी 19 या 20 पहुंचे थे, यहाँ पे इनके पास तो 14 ही रह गए थे। मैं वही कह रहा हूं, देखिए संख्या 14 रह गई थी, लेकिन उस समय अम्बेश जी पूरे राजस्थान का जो राजनीतिक माहौल क्या था, यानी इन्होंने एक नई जो है सरगर्मी तो पैदा कर ही दी थी। उसी को लेकर के इतनी बड़ी सभा जो है दौसा में की, वो इतनी गैदरिंग हुई, वो इसी के चलते हुई कि भाई वहां कितने लोग मिलते हैं, कितने पहुंचते हैं, फिर लोगों का जो है इसमें क्या आखिरकार उनके क्या सुझाव हैं या क्या वो चाहते हैं, ये सारी बात तो उसमें थी। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हो पाया ऐसा। तो एक प्रश्न उठ रहा था भाई इतनी भारी संख्या में फिर लोगों को किस लिए इकट्ठा किया गया, एक प्रश्न उठा था उस समय। अब सारी वो सारी बातें चलो एक अतीत का हिस्सा बन गई हैं। अब तो ये है कि सचिन पायलट इस समय जो वक्त का तकाजा है, इस समय जो राजनीति कह रही है, सचिन पायलट को साथ मिलकर के चलना चाहिए गहलोत के, और गहलोत साहब को साथ मिलकर चलना चाहिए पायलट के।
दोनों, क्योंकि राजस्थान में पायलट युवाओं का एक बड़ा चेहरा है, तो युवाओं को साधने के लिए इनको पायलट को साथ रखना पड़ेगा, और इस तरह के स्टेटमेंट देने से क्या फायदा होगा कि भाई किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और देखो मैंने तो 1998 में 156 सीट ला करके भी कोई घमंड नहीं किया। ये इस तरह की जो बातें हैं, इसका अब कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब गहलोत साहब जैसे जिनको आज राजनीति का जो है चाणक्य समझा जाता है, पंडित समझा जाता है, उनके मुख से इस तरह के स्टेटमेंट, ये तो वो ही जानते हैं। अपन तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अब उनके मन में क्या है, क्या रणनीति है, ये तो वो ही जानते हैं। यानी उनके करीब का कोई व्यक्ति उनके अंदर जो क्या चल रहा है, क्या रणनीति है, कोई जान नहीं सकता है। ये राजनीति के बड़े जादूगर माने जाते हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो इसलिए देखिए, हमारा अनुभव तो ये कहता है राजनीति का कि अब समय नहीं रह गया, अब केवल 3 महीने रहे हैं, और इन 3 महीनों में उनको राजस्थान में कांग्रेस का मुखिया होने के नाते, राजस्थान में कांग्रेस का भीष्म पितामह होने के नाते, उनको जो है पूरे कुटुंब को साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी यदि किसी की बनती है तो सबसे पहले देखिए गहलोत साहब की बनती है। बारी अब उसमें न तो कुछ रंडावा कर सकते हैं, न उसमें जो है वेणुगोपाल कर सकते हैं, और अधिक अपन बात लें तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी क्या कर सकते हैं। गहलोत इतना बड़ा चेहरा है, चुनाव सर पे है, गहलोत साहब के सामने कोई किसी तरह की कोई शक्ति भी नहीं दिखाई जा सकती है। देखिए इस बिंदु पर आकर के जो है कांग्रेस का हाई कमान मुझे विवश नजर आ रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो इतनी बड़ी घटना घटी, 3 जिनको दोषी माना और ये रिपोर्ट एआईसीसी को दी गई कि कार्रवाई होगी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गहलोत साहब भी साफ बच गए कि साहब मैं तो तनोट माता के जो है वहां मंदिर में गया था, वहां जो है नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि राजस्थान पीछे से क्या हो गया है ये। अब ऐसा कोई ये आप बताइए, ऐसा संभव है क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और ये पता नहीं हो, या वो ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसा कभी संभव है क्या? आज टेक्नोलॉजी है, आज हॉटलाइन रहती है मुख्यमंत्री के सीधी, कैसे आप बताइए वो उससे कट हो सकते हैं? तो ये सारी बातें थी। अब हाई कमान इसलिए अधिक ऐसी उसमें है नहीं, ऐसी पोजीशन में कि उनके खिलाफ कोई कठोर निर्णय ले ले या उनको कोई दिशा निर्देश दे दे। आप उनका कद देखिए, अब हाई कमान में जो लोग बैठे हैं, गहलोत से बड़ा कद नहीं है उनका पॉलिटिकल। आप इनके रिपोर्ट कार्ड देखिए भाई, आप छोटी सी उम्र में केंद्र में मंत्री बने थे, उस समय शायद 28-30 साल के थे जब पहली बार इनको मंत्री बनाया गया था, केंद्र में मंत्री बने थे। नहीं सर, 38 साल तक अशोक गहलोत नहीं, 30-32 साल के थे, उप मंत्री में अच्छा, बनाया गया था उस समय। हाँ बिल्कुल, हाँ जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब मंत्री बने थे तो जी सर, इंदिरा जी के कार्यक्रम में उस समय तो मैं खुद मिला था, ये इसलिए मुझे जी ध्यान जी है। जी सर, हाँ नहीं हाँ, जी सर। तो मतलब हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे कैप्टन अयूब खान, तो मेरी उनसे अच्छी दोस्ती थी, तो हम दोनों जो है इनको बधाई देने पहुंचे थे, इनसे मिले थे दिल्ली, तो उस समय ये उप मंत्री थे शायद, ऐसा थे। हाँ जी सर, हाँ। तो अब छोटी सी उम्र में आप देखिए ये, और उसके बाद में जो है केंद्र में फिर मंत्री, और फिर राजस्थान के पीसीसी चीफ, फिर तीसरी बार अब मुख्यमंत्री, जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 बार जनरल सेक्रेटरी, यानी मतलब कितना बड़ा इनका रिपोर्ट कार्ड है, ये देखिए आप। पिछले 40 साल से लगातार किसी न किसी उच्च पद पर गहलोत साहब रहे हैं। जी सर। और देखिए ना, अभी जैसे अध्यक्ष के लिए भी बोले कि मेरे मन में अध्यक्ष बनने की इच्छा है, अब इच्छा है, तो वह अभी 6 महीने पहले तो आपको बनाया जा रहा था अध्यक्ष,
अध्यक्ष 7 साल बनाया पहले जा सर। रहा था। उस समय इनकी जी, इच्छा नहीं थी, वो भी एक, नहीं हाँ हाँ नहीं बनना चाहते थे। देखिए राजस्थान छोड़ के नहीं जाना चाहते थे तो नहीं गए। हाई कमान जी। उनको बताइए, हाई कमान उनको प्रेशराइज कर सका क्या? नहीं कर सका। तो वो प्रेशर की राजनीति को मानते नहीं है, कभी उसको स्वीकार नहीं करते, उनके खाते में नहीं है ये देखिए एक उनको एक बड़े अजय योद्धा के रूप में रूपायित करता है। इसलिए लेकिन सर मुझे लगता है कि ये मतलब ठीक है, हम किसी उनके व्यक्तिगत तौर पर उनकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब कि उनके जीवन के मैं निष्कर्ष से कि गहलोत जी मैं ने इसको प्रूव किया है। अम्बेश गहलोत जी जी में ने अपने कार्य से इसको प्रूव किया है। अम्बेश जी में तारीफ नहीं कर रहा, मतलब नहीं व्यक्तित्व का विश्लेषण जरूरी है। हाँ देखिए वही, नहीं विमान नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि जब बतौर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कई मौकों पर, देखिए ना। मैं मतलब मुझे इतना तो नहीं याद, पिछला तो याद नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बचाने का गिरने का संकट रहा हो, चाहे कर्नाटक में रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में रहा हो, चाहे गुजरात के राज्यसभा चुनाव रहे हो, देखिए हर जगह के विधायक जयपुर आए, जयपुर में रहे, उनका पूरा खर्चा, उनका पूरा मैनेजमेंट गहलोत जी ने संभाला। वही जब देखिए 2022 में राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हुए, तब ये कहा, देखिए सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय पर्चा भरा, बीजेपी ने कहा हम सपोर्ट कर देंगे, बीजेपी के पास शायद 12 या 15 वोट थे, जबकि उनको जीतने के लिए चाहिए थे 40 वोट। तब उसमें ये हुआ कि भाई बीजेपी कांग्रेस से कई सारे विधायक टूट जाएंगे, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो पता लगा कि बीजेपी की ही एक विधायक ने टूट चुकी है, और वो बीजेपी में कांग्रेस में बकायदा शामिल तक हो गई। तो ये उनका मैनेजमेंट जो रहा है अम्बेश इतने जी सालों में। अम्बेश जी आप देखिए, वो मुझे सन तो ध्यान में नहीं है, कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी और उसको तोड़ने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा था, इस बार की बात नहीं, ये 2016-17 के आसपास की बात है, मुझे ठीक से सन याद नहीं ओके, है। ओके सर, ओके उस सर। उस जी। समय आप देखिए कि उसका पूरा नेतृत्व गहलोत साहब कर रहे थे। यहाँ से गाड़ियां तक विधायकों को लाने के लिए अब बात मोदी जी की समझ लीजिए, अमित शाह जी की समझ लीजिए, पूरी रणनीति थी कि जैसे ही विधायक रोड पर आएंगे उनको जो है वहां से पिकअप कर लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए इन्होंने एक ट्रेवलिंग एजेंसी के, राजस्थान की ट्रेवलिंग एजेंसी की, उनकी 2 बसें भेजी वहां पर, और पता नहीं लगने दिया कि कौन सी बस में कितने विधायक बैठे हैं। उसके बाद रास्ते में गुपचुप में जो है दूसरी बसों में उनको ट्रांसफर करके जयपुर ले आए। आप देखिएगा, यानी पूरी केंद्र सरकार की रणनीति सारी फैल करा दी इन्होंने। तो जहां कांग्रेस पर संकट आता है, इन्होंने प्रूव करके दिखाया, अपने आप को संकट मोचक के रूप में वहां प्रस्तुत किया है, और बाकायदा उस ऑपरेशन को इन्होंने सफल बना करके दिखाया है, जो अकल्पित रहता है, जिसके लिए ऐसे सोचा जा सकता है कि इस रणनीति को कोई भेद नहीं सकता। वहां गहलोत साहब ने अपनी रणनीति को प्रूव करके दिखाया। पिछली बार आप देखिए पंजाब में जो है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बना करके आए ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की। यानी जहां भी इनको लगाया गया वहां इन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक, इसलिए मैं कहता हूं कि इनका जो पॉलिटिकल जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत बड़ा है। केंद्र में दूसरे ऐसे यदि इनके मुकाबले किसी को हम कांग्रेस में रख करके देखें तो अब आप देखिए राहुल गांधी, आज कांग्रेस में राहुल गांधी की चल रही है। चाहे कुछ भी कहें, आज कांग्रेस के सुप्रीमो यदि कोई है तो वो राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो अंदर खाने निर्णय जो लेते हैं तो राहुल गांधी की राय से हम्म। लेते हैं। अब आप चले राहुल सर, गांधी का हम लोग को राहुल थोड़ा सा गांधी का ज्यादा समय एक हो बात गया है। मेरी बात पूरी हाँ, कर दूं कि जी जी सर, चलिए। राहुल गांधी भी किसी एक इस यात्रा को छोड़ दें, भारत जोड़ो यात्रा को, उससे पहले किसी अभियान में राहुल गांधी सफल दिखे नहीं। चाहे वो नहीं नहीं उत्तर लिखे थे। प्रदेश है,
चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो जो लोकसभा के पिछले चुनाव हैं, चाहे उससे पीछे के चुनाव, ये मतलब नहीं सर, 2018 में जब तीनों स्टेट के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, थोड़ा सा क्रेडिट राहुल गांधी को जा रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी अध्यक्ष थे। वो देखें थोड़ा सा पार्टी कितना महिमा मंडित करे, लेकिन साहब हकीकत ये थी अम्बेश जी की कोई भी प्रदेश और कोई भी नेता उनको अपनी मीटिंगों में कोई प्राथमिकता के तौर पे बुलाने तक को राजी नहीं थे। हकीकत तो नहीं सर, ये वो सीएम बनाने के मामले में ही फेल हो गए भाई। मैं राजस्थान में सचिन पायलट, जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सबसे खास मित्रों में थे, और तो आप दोनों भी जगह इसलिए फेल हो गए ना। देखिए सिंधिया जी तो छोड़ के चले भी गए। तो इसलिए अम्बेश जी अब जो है समय खत्म हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि जो इनके आपस में जो टकराव है ये उसको छोड़ करके और दोनों को एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, तो राजस्थान में कुछ बेहतर परिणामों की अपेक्षा की जा सकती। चलिए सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक निष्कर्ष निकाला, शायद कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी आलाकमान ने देखा हो या उन तक ये बात पहुंचे कि भाई अगर आपको राजस्थान जीतना है तो किस तरीके से आपके अपने नेताओं के बयानों पर उनके जो बगावत आपकी आपस में, देखिए बीजेपी में जितना भी है, लेकिन उनके नेता खुलकर मंच पर कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं। होप सो कि शायद कांग्रेस भी इस चीज को फॉलो करे, उम्मीद करते हैं। और बाकी राजस्थान की जनता से, जो हमारे व्यूअर्स है, उनसे मेरी यही अपील है कि देखिए हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम सिर्फ जो राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा होती है, उस पर एक निष्कर्ष निकालने की, उस पर क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो कृपया कर हमारे किसी स्टैंड, मतलब हमारा कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए हम हमारी सभी चीजों को उस तरीके से देखें, और टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम और आपको आप तक पहुंच सके। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते।